हे गाइस, मैं त्रिपाठी फ्रॉम दिस साइड और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका स्कूल हब के आपके चैनल पे। वेलकम टू स्कूल हब 247। और हम क्या कर रहे थे, तो हमने क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर को उठाया था। ठीक है, जिसमें हमने देखे थे चेंजेस, क्या चेंजेस कि कैसे कैसे ह्यूमंस में नॉलेज में चेंजेस होते जा रहे हैं। हमने देखा अल्ड्रिसी का मैप, फिर उसके बाद फ्रेंच कार्टोग्राफर का मैप देखा था कि उसमें उन्होंने कैसे इंडिया को दिखाया और अल्ड्रिसी ने कैसे इंडिया को दिखाया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कैसे हुए ह्यूमंस में नॉलेज में चेंजेस। ठीक है, आज हम उसके आगे बढ़ के टॉपिक की बात करेंगे। क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर हम जैसा कि पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो नाम से ही पता चलता है क्या है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। मतलब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं 1000 सालों में। फिर आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, तो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हिस्टोरियन एंड इट्स रिसोर्सेज, ठीक है ना, हिस्टोरियंस और उनके रिसोर्सेज के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दोनों टॉपिक आज एनसीईआरटी के कवर होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक जो है, पहला क्या है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब ये यार वो न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज ये चैप्टर में टॉपिक है क्यों, तो यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश की गई है क्या कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है आज, जो इंफॉर्मेशन पास्ट में थी उसके इंफॉर्मेशन में चेंजेस होते गए। वर्ड्स में जो है वर्ड्स के मीनिंग दर साल जैसे जैसे साल चेंजेस होते गए वैसे वैसे क्या होते गए, वो भी उसके जो मीनिंग थे वो भी चेंज होते गए। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में, चैप्टर छोड़िए, इस टॉपिक में आखिर क्या लिखा है। तो इस टॉपिक में पहले देखेंगे इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद द टाइम। ठीक है ना, मान लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज होता गया टाइम के अकॉर्डिंग, देन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट्स इन वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस ऑल्सो चेंजेस ओवर द पीरियड। मतलब कि अगर जो है इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस किया गया था पीछे में वो अगर चेंज होता है, इसका मतलब ये भी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी चेंज होंगे आपके। ठीक है, वो कैसे, तो वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि मिडिलेव जो पर्शियन था वो डिफरेंट कैसे है मॉडर्न पर्शियन से। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं और पहला टर्म लेते हैं हिंदुस्तान वर्ड का। हिंदुस्तान वर्ड आखिर है क्या। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड जो है वो आज हम किस में लेते हैं, मतलब किस प्रेफरेंस में हिंदुस्तान को आज हम समझते हैं। हिंदुस्तान को आज हम पूरे इंडिया के टर्म में समझते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान हमारा भारत है। ठीक है, हिंदुस्तान मतलब इंडिया, ये जितना आपको दिखता है जम्मू से लेके साउथ नीचे कन्याकुमारी तक पूरा क्या है, भारत है। लेकिन क्या पहले भी हिंदुस्तान का मतलब यही होता था? नहीं, पहले हिंदुस्तान का मतलब देखते हैं कि कैसे चेंज होता था। तो 13th सेंचुरी में जो मिनहज ए सिराज थे, ठीक है, मिनहज ए सिराज जो थे वो दिल्ली सल्तनत में क्या थे, एक राइटर थे। तो उन्होंने क्या किया, कैसे पर्शियन में उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि जो एरिया पंजाब, हरियाणा और यमुना और गंगा की लाइन को टच करती हैं, उनके बीच में आती हैं, वो हिंदुस्तान है। ठीक है, अब उन्होंने हिंदुस्तान कितने को बताया, तो आप देखिए यहां से इस मैप से समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने हिंदुस्तान को बताया पंजाब, हरियाणा, ये जो है एरिया, इसको बस हिंदुस्तान बताया। तो क्या आज के हिंदुस्तान में और पीछे के हिंदुस्तान में चेंजेस नहीं थे? चेंजेस थे। यही चीज आपको ये टॉपिक बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे जो एग्जिस्ट करते थे वर्ड्स, वो जैसे जैसे चेंज हुए, उससे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हमारे क्या होते गए, चेंज होते गए। और आगे क्या हुआ, आगे भी एक एग्जाम्पल बताया गया है, किसका, तो आगे बताया गया बाबर के बारे में और आमिर खुसरो के, ये इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो आमिर खुसरो थे वो दिल्ली सल्तनत में ही राइटर थे, और बाबर क्या हुए, बाबर तो आप सबको पता होना चाहिए मिडलीफ के क्या थे, मिडलीफ में जो मुगल एम्पायर था उनके फाउंडर थे बाबर। ठीक है, इन्होंने हिंदुस्तान को कैसे रिफर किया, तो इन्होंने बताया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जितने मतलब भारत की उन्होंने जितना कब्जा किया था आके अटैक करके,
उतनों को साथ साथ में फौना, मतलब कि जितने पेड़ वनस्पति यहाँ के थे उनको भी वो हिंदुस्तान में ही कवर किए। फिर आगे कल्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि उन्होंने कल्चर को भी हिंदुस्तान में ही डाल दिया। उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे लिया, आमिर खुसरो ने और बाबर ने मतलब एक जैसे उनके टर्मोलॉजीज थे, और मिनहज ए सिराज ने कैसे हिंदुस्तान को लिया और आज हम कैसे हिंदुस्तान को लेते हैं, ये इसी से पता चलता है कि वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते गए, साल जैसे जैसे बीतते गए वैसे, और 1000 सालों में हिंदुस्तान एक ऐसा वर्ड बन गया जो कई साल कई वैरायटी में चेंज होता गया। यही चीज आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताने की इन्होंने कोशिश की है, ठीक है। फिर दूसरा टर्म लेंगे, दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म देखते हैं। दूसरा टर्म है फॉरेनर। फॉरेनर जो वर्ड है ये दूसरा टर्म है, और इससे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन यही से है, ठीक है। इसीलिए इसको समझिएगा कि ये फॉरेनर जो वर्ड है ये कैसे चेंज हुआ। सबसे पहले फॉरेनर आज आप और हम कैसे समझते हैं, फॉरेनर का मतलब क्या होता है, आप अपने दिमाग में सोचिए। फॉरेनर तो वही हुए ना जो दूर विदेश से आते हैं, मतलब कि जो पार्ट नहीं है अपने इंडिया के, मतलब इंडिया के जो पार्ट नहीं होते, मतलब इंडिया में जो लोग रहते नहीं है वो लोग फॉरेनर हैं, ठीक है। यही तो आप समझते हैं कि जो लोग बाहर से इंडिया को घूमने आए हैं वो फॉरेनर है क्या। लेकिन फॉरेनर का मतलब पीछे पास्ट में भी यही मतलब था? नहीं, पीछे क्या मतलब था, मिडलेव में ही ले लेते हैं। फॉरेनर का मतलब अलग होता था। कोई भी स्ट्रेंजर जो अपीयर्ड होता था विलेज में उसको वो लोग कह देते हैं फॉरेनर। अब जो पार्ट में नहीं है, मतलब समवन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी और द कल्चर, वो क्या है, फॉरेनर है। अच्छा, ये सोसाइटी और कल्चर का मतलब ये नहीं कि एक ही गांव में, जैसे एक विलेज में दो लोग रहते हैं और दोनों का कास्ट अलग है। मान लीजिए कि एक हिंदू है और एक मुसलमान, ठीक है। तो मिडलिव में तो मुसलमान भी आ चुके थे, मुस्लिम्स भी आ गए थे, रहने लगे थे, तो ये दोनों फॉरेनर नहीं हुए, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, ये चीज समझिएगा। फॉरेनर कौन है, जो बंदा बाहर से आया है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर गांव में एक विलेज में हिंदू मुस्लिम्स दोनों रह रहे हैं, बाहर से कोई भी आया है, वो भी उनके लिए क्या होंगे, दोनों के लिए वो फॉरेनर होगा, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रेंजर। और ये स्ट्रेंजर को वो लोग बुलाते थे कैसे थे, तो कुछ वर्ड्स यूज करते थे, परदेसी, अजनबी, ये सब वर्ड्स उसी समय यूज होता था, कब, मिडिल एज में, ठीक है। सो यहाँ पे फॉरेनर का मतलब आपसे पूछ लिया गया, और फॉरेनर का मतलब आपको एनसीईआरटी में यही पूछा है कि पास्ट में क्या था फॉरेनर का मतलब, आपसे क्वेश्चन फर्स्ट यही पूछा गया है। अब आप जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में अगर आप देख रहे हैं तो इसको जरूर जवाब दीजिएगा कि फॉरेनर का मतलब आखिर पास्ट में क्या होता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस की। मतलब जो हमारा न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक था वो कवर हो चुका है, उसमें बस इतनी ही आपको बताने की कोशिश की गई है कि जैसे जैसे चेंजेस होते गए ईयर्स में, वैसे वैसे क्या हुए, वर्ड्स के मीनिंग बदलते गए, और हमने इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझा। कौन से, एक हिंदुस्तान और एक फॉरेनर के मतलब से, ठीक है। आगे हम बात करेंगे किसका, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस के। मतलब इस में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हिस्टोरियंस कैसे पता चलाते थे क्या पास्ट के बारे में, और उन्होंने कौन कौन से सोर्सेस को यूज किया था, ठीक है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था किसके बारे में, गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। आपने पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब मैं क्लास 6 को भी पढ़ाता हूं, तो इसलिए आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो उसे जरूर बताइए। क्या है कि हमने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था, ठीक है। इस साल हम क्या करेंगे, 700 to 750, मतलब इतने ईयर के बीच के ड्यूरेशन को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 700 से लेके 750 ईयर के बीच में हुआ क्या था, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं हिस्टोरियंस यूज सम सोर्सेस टू स्टडी हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्टोरियंस कौन होते हैं, ये आपको क्लास 6 में बताया गया था कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। अब हिस्टोरियंस जो थे वो कुछ सोर्सेज यूज करते थे, वो सोर्सेज क्या होता था ये भी आपको क्लास 6 में बताया गया था। कॉइन्स होता था, इंस्क्रिप्शंस होता था, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये चीजें आपको क्लास 6 में पता थी। आगे अब क्या बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं क्लास 7th में आपको क्या पता चल रहा है।
यहाँ पे देखिए कि इस पीरियड में 700 to 750 जो ये साल है, इन सालों के बीच में क्या हुआ, टेक्सुअल जो रिकॉर्ड थे ये बढ़ते चले गए। ये क्यों बढ़े, इसका रीज़न है, ठीक है। अब उस रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों बढ़े। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये इंक्रीज क्यों होते गए। तो ये इंक्रीज हुए क्योंकि इस समय जो पेपर का कॉस्ट था, मतलब वो क्या होता चला गया, सस्ते होते गए। पेपर्स ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल, मतलब हमें पेपर बनाना आ गया था और हम पेपर, अब कोई भी कॉमन व्यक्ति भी पेपर को खरीद सकता था, उस पर कुछ भी लिख सकता था और कुछ भी लिख के समझ सकता था, ठीक है। तो उस समय क्या हुए थे, पेपर सस्ते मिलने लगे थे इसलिए, और वाइडली अवेलेबल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल भी होने लगे थे, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, ठीक है ना। उन्होंने अपने अपने होली टेक्स्ट जो रिलीजियंस बुक होती थी उसको लिखना शुरू कर दिया। फिर क्या किया, अब हम बात किसका कर रहे हैं, ठीक है, कि ये लोगों ने पेपर क्यों सस्ता हुआ, ये तो हम पेपर सस्ता हुआ इसकी वजह से टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़े, ठीक है, ये चीज़ हमने पता कर लिया। अब आगे हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये क्या पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग कि आखिर उन पेपर्स का लोग करते क्या थे। अब लोग, राजा, सब लोग क्या करते थे, तो उन्होंने क्या किया, लिखना शुरू किया अपने होली टेक्स्ट्स के बारे में। फिर उन्होंने क्या किया, जो संत थे वो उन्होंने लेटर टीचिंग्स के बारे में लिखना शुरू किया, जैसे कबीर हुए, ठीक है। तो कबीर तो बहुत बाद में आया, लेकिन ये सब चीज़ें भी होना शुरू हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी रखे जाने लगे, ठीक है। जुडिशियल रिकॉर्ड्स मतलब इन्होंने ऐसा क्राइम किया, इन्होंने ऐसा क्राइम किया, ये सब सारी चीज़ें भी उस समय लिखी जाने लगी। और फिर क्या हुआ, और फिर उसके बाद इसका यूज़ एक और चीज़ में हुआ, वो हुआ टैक्सेस और रजिस्टर करने, अकाउंट्स के, मतलब अकाउंट्स और टैक्सेस को रजिस्टर करने के लिए भी इसका यूज़ होने लगा पेपर्स का। तो इस तरह क्या हुआ, पेपर्स के यूजेस बढ़ गए। और इस ये चीज़ वही है कि आपको यहाँ बताई गई है यूज़, ठीक है। अब आपसे कोई भी पूछता है कि पास्ट में क्लास 7th में, मतलब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि पास्ट में क्या हुआ, कि कैसे कैसे पेपर को यूज़ किया जा सकता था, तो आप बता सकते हैं कि होली टेक्सेस लिखे जाने लगे, फिर लेटर्स और टीचिंग किए जाने लगे, मतलब लिखे जाने लगे संस के। फिर उसके बाद जुडिशियल रिकॉर्ड्स बनने लगे, और फिर उसके बाद रजिस्टर किया जाने लगा क्या, अकाउंट्स और टैक्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। आगे हम देखेंगे कि आगे क्या है। फिर आगे देखते हैं, कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो वर्ड आपने क्लास 6th में पढ़ा था कि जो हाथ से लिखी जाने वाली चीज़ें होती हैं, जो हाथ से लिखी गई चीज़ें, उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते थे, ठीक है। और इंस्क्रिप्शंस अलग होते थे जो इनग्रेव्ड किए जाते थे हार्ड मेटल्स पे या स्टोन्स पे, उसको इंस्क्रिप्शंस कहते थे। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, आपने क्लास 6th में ये चीज़ पढ़ा है। अब आपको बात करते हैं कि व्हाट हैपेंड टू दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, पहले तो बात करेंगे कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स आए कहाँ से। जो कॉमन पीपल लिखने लगे, याद है अभी पीछे बताया कि कॉमन पीपल ने होली टेक्स्ट लिखा, फिर रिलीजियस, फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स बने, फिर ये जो अकाउंट्स जो कलेक्ट होने लगे, अकाउंट्स बनने लगे, फिर आपके टैक्स के अकाउंट्स बनने लगे, ये सारी चीज़ों को ही मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाने लगा, ठीक है। इन सब चीज़ों का क्या हुआ, तो हुआ क्या ये देखते हैं। तो ये जो है, ये वेल्दी पीपल जो थे, मतलब आगे चल के क्या हुआ, जो वेल्दी पीपल मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा टाइप के, रिच टाइप के लोग थे, उन्होंने क्या किया, खरीदने लगे इसको, ठीक है। रूलर्स इसको खरीदने लगे, वेल्दी पीपल इसको खरीदने लगे। फिर क्या हुआ, इसे मोनेस्ट्रीज में रखा जाने लगा, फिर इसको टेम्पल्स में भी रखा जाने लगा, और लास्ट में इसको क्या, दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी और आर्चीव्स। ये आर्चीव्स क्या होता है, तो ये एक फॉर्म का क्या होता है, आपका रिकॉर्ड रखे जाने वाली एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है ना। ये एकदम लाइब्रेरी की तरह होता है, बस इसमें गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट अपने क्या करती है, ओल्ड रिकॉर्ड्स रखती है, इसी को आर्चीव्स कहा जाता है, ठीक है। तो आर्चीव्स में भी रखा जाने लगा। ये सारी चीजें हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ हुआ क्या, और ये चीजें मतलब कैसे बदलती चली गई। तो देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस। पहले बात कर लेते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कि आखिर कॉपी कैसे हुए, मतलब इतने सारे कलेक्शंस कैसे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स के, क्योंकि एक ही लोग थे जो लिख के चले जाते थे, फिर उस मैन्युस्क्रिप्ट्स के इतने सारे कलेक्शन कैसे बन जाते थे, तो वो बात करते हैं
तो देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, उस समय तो कोई प्रिंटिंग प्रेस था नहीं। इन दोज डेज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड, ठीक है, ये चीज समझिएगा। अब यहां से आपको बताई जाएगी कि आखिर वो चेंजेस कैसे होते चले गए वर्ड्स में, मैन्युस्क्रिप्ट्स की बातें में इतना वेराइटी कैसे आने लगा, ये चीजें आपको अब समझाने की कोशिश की जाने लगी है, ठीक है। सो क्या हुआ, उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जो स्क्राइब्स होते थे। अब ये स्क्राइब्स कौन होते हैं, तो ये एक्सीलेंट राइटर्स उस समय के होते थे, जिनको लिखना आता था, जिनको पढ़ना आता था। वो क्या करने लगे, मैन्युस्क्रिप्ट्स को हैंड से लिखने लगे, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने कभी चीटिंग की है, किसी दोस्त के होमवर्क को कॉपी किया है, ठीक है, कॉपी किया है, आपको बोला गया है कि अगले दिन इतना होमवर्क करके लाना, और आपने कंप्लीट नहीं किया था, तो आपने दोस्त की कॉपी उठा ली, ठीक है। अब दोस्त जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप लिख रहे हो, अब आपको कहीं राइटिंग समझ नहीं आ रही है, आपने वैसे ही बना के लिख दिया और बोल दिया वो सही होगा, ठीक है। सो यही चीज आपने कॉपी की, यही चीज करते थे स्क्राइब्स भी, वो भी क्या करते थे, कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स के। अब ये जो चेंजेस थोड़े बहुत आप चेंजेस करते हो ना, ऐसे ही मैन्युस्क्रिप्ट्स में के जो स्क्राइब्स थे वो भी चेंजेस करने लगे, थोड़े बहुत चेंजेस करते थे, हल्का फुल्का चेंज कर देते थे कि ये समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको चेंज करके ऐसे लिख देते थे। अब ये जो हल्के चेंजेस थे, ये चेंजेस होने लगे ज़्यादा लार्ज में, मतलब ईयर बाय ईयर इसको रॉन्ग पढ़ने जाने लगा। मतलब क्या हुआ, एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, जैसे आप स्मॉल चेंजेस कर देते हो वैसे ही अ वर्ड हेयर, मतलब एक वर्ड पहले चेंज हुआ, ठीक है। मान लो कि किसी ने कॉपी किया और उससे एक वर्ड चेंज हुआ, फिर उससे क्या होने लगा, सेंटेंसेस भी चेंज होने लगे, और इस तरह क्या हुआ, मैन्युस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल थी और स्क्राइब्स ने जो कॉपी की थी उसमें बहुत वैरायटी आने लगी। ये बात यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो एंड, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एंड दीज स्मॉल डिफरेंसेस, और ये जो स्मॉल डिफरेंसेस थे ये होने लगे ग्रीव, ठीक है, ये बढ़ने लगे, और ओवर द सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द स्मॉल सेम टेक्स्ट बिकम सब्सिक्वेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर। यहाँ पे ये लाइन आपको पढ़ के मैंने क्यों बताई, सुनिएगा, ये लाइन मैं फिर से पढ़ता हूँ, एंड दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रीव ओवर centuries of copying until manuscripts of the same text become subsequently different from another। मतलब यहाँ पे क्या आपको समझाने की कोशिश की गई है, यही कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स स्क्राइब्स जो कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स को, उसमें क्या होने लगे, एक वर्ड से एक सेंटेंस चेंज होने लगा, ये अभी आपको पीछे बताया मैंने। फिर क्या होने लगा कि ये जो एक वर्ड से एक सेंटेंस, ये सेंचुरी पे सेंचुरी क्या होती, साल बीतते गए, और ये सेंटेंसेस बहुत वैरायटी के चेंजेस हो गए, और पूरा का पूरा डिफरेंट ही बना दिया वर्ड सेंटेंस। फिर उसके बाद पूरा एक पैराग्राफ ही सेंटेंस का मैन्युस्क्रिप्ट का चेंज होने लगा। तो ऐसे करके क्या होने लगी, हिस्टोरिकल्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगी, और हिस्टोरिकल्स जान ही नहीं पाते थे कि रियल में आखिर वैसा लिखा क्या होगा, और फिर हिस्टोरियंस जान ही नहीं पाए कि आखिर वहाँ पे ऐसा लिखा क्या होगा। फिर हिस्टोरियंस भी क्या किए, अपने तुक्के से लगाने लगे कि यहाँ पे ये चीज़ लिखी जाई गई होगी, ऐसा करके उन्होंने भी बताने लगे। और आगे चल के हम ऐसा ही हिस्ट्री आज पढ़ते हैं, ठीक है, कि हिस्टोरियंस ने जो बताया कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वही चीज़ आज हम पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और सॉलिड एग्जाम्पल जो आपकी बुक में भी दी गई है उसको देखते हैं। इन 14th सेंचुरी जियाउद्दीन जो बरानी थे, ये जियाउद्दीन बरानी जो थे, ये आपके दिल्ली सल्तनत में थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, उसमें इनकी बात करेंगे। उन्होंने लिखा था फर्स्ट अपना क्रॉनिकल। ये क्रॉनिकल क्या होता है, ये क्रॉनिकल होता है राजा महाराजा के बारे में लिखना, तो इसी को क्रॉनिकल कहा जाता है। इन 1356, पहला कब लिखा, 1356 में, और दूसरा कब लिखा, 2 years लेटर, ठीक है, ये चीज किया। अब देखिए हुआ क्या, टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो दोनों एक दूसरे से इतने अलग थे। अब अलग कैसे थे, आप अपनी 4th की उठाइएगा बुक, अगर आपके पास हो कॉपी, आप अपनी 4th की उठाइएगा और क्लास 6th की उठाइएगा, उन दोनों में देखिएगा कितनी चेंजेस है।
ये चेंजेस कैसे आ जाते हैं? ये चेंजेस आ जाते हैं आप जब अच्छा लिखना पढ़ना जान जाते हैं। मतलब आप पहले पेंसिल से लिखते थे तो आप कुछ वर्ड्स को अलग टाइप से बनाते होंगे, जब पेन पकड़ लिए होंगे तो उसको अलग टाइप से बनाने लगे होंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस होने लगी और हिस्टोरियंस ने क्या किया, ये चीज़ जानते ही नहीं थे, हिस्टोरियंस ये चीज़ जानते ही नहीं थे एक्चुअल में कि ऐसा कोई फर्स्ट वर्जन भी उनका है 1960 तक। मतलब वो चीज़ सिर्फ ये जानते थे कि उन्होंने क्रॉनिकल कौन सा लिखा, सेकंड वर्जन, जो सेकंड उन्होंने 2 साल बाद लिखी थी, फर्स्ट तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। ऐसा हिस्टोरियंस 1960s तक जानते थे। तो ये चीज़ें थी क्या चेंजेस, ठीक है ना। तो हिस्टोरियंस एंड इट्स सोर्सेज के बारे में भी हम पढ़ लिए, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, और न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी पूरा चैप्टर हमने यहाँ से टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे अगले टॉपिक की बात नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। और हाँ, वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।